Good evening, everyone. Myself Surender Kumar. Hope you all be in happy. Okay. Today I am going to take the class for the class 11th. There is मैंने क्लास 11th का क्लास एक सप्ताह पहले लिया था, जिसमें मैंने सेट्स का कुछ बेसिक बेसिक चीज डिस्कस किया था। लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों को बताया था कि मैं 2 दिन की छुट्टी लेके मैं भैया का शादी अटेंड करने के लिए गया था। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा ही बना, मैं समय पर नहीं आ पाया, जिसके कारण मैं वीडियो आप लोग का जो रूटीन में था वो मैं रूटीन फॉलो नहीं कर पाया। मैं आप लोग को बताया था जो क्लास 11 और 12 का जो वीडियो है ट्यूसडे को होगा, ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को, सप्ताह में मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को क्लास 11th और 12th को मैंने बताया था क्लास लूंगा। लेकिन मैं छुट्टी पर गया था, आप लोग को भी मैं बताया था। जाने से पहले मैंने आप लोग को बताया था, मैंने मैसेज में भी, टेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था और मैं बताया था कि मैं 2 दिन के लिए आई एम इन आउट ऑफ स्टेशन, मीन्स मैं किसी काम के लिए बाहर जा गया था, लेकिन समय पर नहीं आ पाया, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। क्लास 11 12 और 9 10 का भी हाल है। मैं 9 10 का क्लास एक सप्ताह के बाद आज ही मैंने लिया और साथ ही साथ आज मैं 11th और 12th का भी लूंगा। अभी तो मैं 11th ले रहा हूँ, 11th लेने के बाद फिर मैं क्लास 12th का वीडियो अपलोड करूंगा। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा, रिकॉर्ड, क्योंकि मैं वीडियो वहां से ले रहा हूं जहां पर फैसिलिटी नहीं है, कभी भी लाइन जा सकती है। मैं गांव से ले रहा हूं तो वैसा सुविधा नहीं है लाइव लेने का। जब मैं चाहता हूं लाइव लेने तो लाइव ही चला जाता है। तो मैं क्लास तो ले रहा हूं तो लाइन से मैंने वाईफाई लगाया है, उसी से मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो लाइन चला जाता है तो वाईफाई नहीं चलता है, तो मैं लाइव सेशन कैसे ले सकता हूँ, बीच में रुक सकता है। इसलिए मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी दे रहा हूँ। जब पॉसिबल हो जाएगा तो मैं लाइव सेशन लेगा यूट्यूब में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताया कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे क्लास 11th और 12th का क्लास होगा रेगुलर। ओके, मैं आपसे ट्राई करूंगा कि रेगुलर रहूं आप लोग के साथ। एक बहुत बड़ा गैप हो गया, मैंने एक क्लास लिया था एक सप्ताह पहले। क्लास 11 का भी एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है, क्लास 12 का भी एक लेक्चर अपलोड किया है। कौन सा है चैप्टर? क्लास 11 का चैप्टर है स्टेट्स और क्लास 12 का चैप्टर है मैट्रिक्स। सो तो आज मैं क्लास, ये वीडियो फॉर क्लास 11 के लिए है। मैं आगे डिस्कस करूंगा सेट्स का, जो जो टॉपिक है सेट्स में वो मैं डिस्कस करूंगा, और जो जो डिस्कस कर चुका हूं लेक्चर 1 में उसको एक बार थोड़ा सा रिकैप करेंगे, उसके बाद मैं अगले टॉपिक पर बढ़ जाऊंगा। सो क्लास 11, ये वीडियो क्लास 11 के लिए है। और मैं इसके बाद मैं क्लास 12 का भी वीडियो डालने वाला हूं, एज रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा। क्योंकि मैं आप लोग को बता रहा हूं, मैं विलेज से ले रहा हूं क्लास, जहां पर फैसिलिटी नहीं है, मौसम खराब रहता है, लाइन चला जाता है, तो वाईफाई नहीं चलता है, तो मैं यूट्यूब पर लाइव कैसे लूं? तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जा रहा है, तो उसको देखिए, उसको समझिए। कोई दिक्कत होता है कमेंट करके बताइए कि मुझे यहाँ दिक्कत है, मुझे यहाँ समझने में दिक्कत है, तो कमेंट करिएगा, तब ना मैं उस पर काम करूंगा। सो बिना देरी का अब हम लोग चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 2 ऑफ सेट्स फॉर द क्लास 11th। बी रेडी, बी एक्टिव। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में जरूर आएगा, क्योंकि क्लास 11 का जो सबसे इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, सेट्स है, वो आराम से समझ में आएगा। आपका चाहे 10th वीक है, जो सेट्स है ना वो 10th से रिलेटेड नहीं है, तो आप इसको समझ सकते हैं। जो बच्चा क्लास 10 में मैथ्स का जो कोई चैप्टर छूट गया है, लेकिन सेट इंटरलिंक नहीं है क्लास 10 से, सो कोई भी बच्चा दे सकता है, आराम से समझ सकता है। तो चलिए, मैंने आप लोग को बताया था सेट क्लास 11
सेट्स। क्लास 11 सेट्स, लेक्चर नंबर ये क्लास 11 का सेट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। तो मैं आप लोगों को आगे बताने से पहले कुछ हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सेट्स क्या होता है? सेट्स इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स जिसमें कोई डाउट नहीं है। देयर इज नो डाउट टू आइडेंटिफाई द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स मीन्स इट इज अ वेल डिफाइंड, पहले से वेल डिफाइंड है, उसमें कोई डाउट नहीं है पहचानने में। जैसे मैं एग्जांपल आप लोग को बता रहा हूं, द कलेक्शन ऑफ 5 गुड बुक्स। 5 गुड बुक्स तो आपके अनुसार से कुछ अलग हो सकता है, मेरे अनुसार से कुछ अलग हो सकता है। तो सेट का मतलब होता है इट इज वेल डिफाइंड, जिसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर, एकदम सटीक आना चाहिए आंसर, समझ गए? जिसमें जैसे एग्जांपल वोवेल्स 5 है, 5 के अलावा कुछ होता है नहीं, तो ये एक सेट है, एक वेल डिफाइंड, इट इज द वेल डिफाइंड है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, वही होना है तो होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, उसी को बोला जाता है सेट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, द कलेक्शन ऑफ 5 बुक्स। 5 बुक्स आपके अनुसार से कुछ हो सकता है, मेरे अनुसार से कुछ हो सकता है, आपके दोस्तों के अनुसार कुछ हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब जैसे द कलेक्शन ऑफ 5 बुक्स ऑफ प्रेमचंद, तो हमको 5 बुक्स किसका लेना है? प्रेमचंद का। वेल डिफाइंड है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि 5 बुक्स किसका चाहिए हमको? 5 बुक्स चाहिए हमको प्रेमचंद का, तो पता चल रहा है वेल डिफाइंड है, कोई डाउट नहीं है, हमको 5 बुक चाहिए, किसका चाहिए? वेल डिफाइंड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ग्रुप ऑफ प्रीटी गर्ल्स मीन्स ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। आपके अनुसार से सुंदर लड़की कुछ और हो सकता है, मेरे अनुसार से सुंदर लड़की कुछ और सकता है। जो मुझे सुंदर लग रहा हो सके आपको बुरा लगे, जो आपको सुंदर लगे हो सके मुझे बुरा लगे। तो ये क्लियर नहीं बता रहा है। क्लियर का मतलब होता है, इसी को अगर हम टेक्स्ट बनाना चाहें तो क्या होगा? ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ क्लास 10। तो इट बोल रहा है कि हमको सुंदर लड़की चाहिए, हम सुंदर लड़की देखना चाह रहे हैं, तो सुंदर लड़की क्लास 10 का ही देखना चाहते हैं, तो ये वेल डिफाइंड है। तो समझ गए? अगर कोई बोल रहा है कि हम मेरे क्लास में 5 को सुंदर लड़की है, क्लास का नाम मेंशन कर रहा है, जैसे क्लास 10 का 5 लड़की ये सुंदर कन्या है, और ये वेल डिफाइंड है, हमको क्लास 10 का ये सुंदर लड़की चाहिए। और अगर कोई इसी तरह बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ 5 ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो आपके अनुसार से ब्यूटीफुल गर्ल्स कुछ और हो सकता है, मेरे अनुसार से सुंदर लड़की कुछ और हो सकता है, जो आपको बुरा लग रहा है वो जो हो सकता है मुझको अच्छा लगे। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, सेट्स नहीं है। तो सेट्स का मतलब ही होता है वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड, कोई डाउट नहीं है, हम जो होना है वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, मतलब एकदम परफेक्ट है, वही चीज होना चाहिए। जैसे हम बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट्स में क्या आएगा? सिर्फ A to Z आएगा, उसके अलावा कुछ आ सकता नहीं, तो कोई डाउट नहीं है। तो डाउट जहां हो गया सेट्स नहीं होगा, जहां डाउट क्लियर है वहां सेट्स होगा। सेट्स का मतलब मुझे आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टुडे वी विल डिस्कस सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने आपको सेट्स का मतलब एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो a set is represented by listing all its elements between braces. Braces means curly bracket.
मीन्स ए सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड, सेट को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट द सेट्स by listing all its element between braces, means braces का मतलब ये this one, this is the sign of braces, braces और curly bracket। तो सेट्स को हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं, मतलब इसके अंदर हम लोग सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं एंड बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमा। और इसके अंदर क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, करली ब्रेसेस के अंदर क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा। एलिमेंट में मान लेते हैं 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। सेट्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को रख के और उसको किससे सेपरेट करेंगे, एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ब्रेसेस का साइन दिया है, ब्रेसेस के अंदर हम एलिमेंट रखे हैं और एलिमेंट को हम किससे सेपरेट किए हैं, कॉमा से। तो सेट्स का मतलब होता है, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट सेट्स, ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट बिटवीन ब्रेसेस। इस ब्रेसेस के अंदर हम लोग एलिमेंट को रखेंगे, किस तरह रखेंगे, सेपरेट करके। किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा को सेपरेट करके। आप देख सकते हैं इसको ब्रेसेस बोलते हैं या कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, उसी के अंदर हम सेट्स का एलिमेंट रखेंगे। ये सब क्या कहलाता है, सेट्स का एलिमेंट कहलाता है। सो यू कैन राइट इट, ओके। You can write it. A set is represented by listing all its element. A set is represented by listing all its element between braces or curly bracket by separating them from commas. A set is represented by listing all its element. एक ब्रेसेस रहेगा, ब्रेसेस में कर्ली ब्रैकेट रहेगा, कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट रहेगा और एलिमेंट को सेपरेट करना है किससे, कॉमा से। तो उस प्रकार से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो टॉपिक इज वेट हाउ टू, क्वेश्चन इज how to represent sets.
सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट्स को हम ब्रेसेस के अंदर कुछ एलिमेंट को रखेंगे इस प्रकार से ताकि उसको सेपरेट किया जाए कोमा में। ब्रेसेस का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कर्ली ब्रैकेट, मैं आपको साइन भी बता रहा हूं। उस प्रकार से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया। आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं, अभी नहीं, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्लास कंप्लीट होने के बाद आराम से नोट्स बनाइए ताकि उस समय आपका रिवीजन हो जाए। ओके, may I repeat? Okay. Wait. How many ways to represent sets? और किस किस प्रकार से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बेसिकली देर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट सेट्स। मूल रूप से सेट्स को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या प्रकार है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेट्स टू रिप्रेजेंट द सेट? व्हाट आर द वेज टू रिप्रेजेंट द सेट? So basically we are going to represent the set in two ways. First one is roster form and second one is set builder form. How we are going to represent the sets? First one is roster form, second one is set builder form. So basically we will represent the sets in two ways. Sets को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, सेकेंड वन है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है रोस्टर फॉर्म, क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, आगे अभी हम जानेंगे। राइट डाउन, बेसिकली इन जनरल there are two ways. In general there are two ways to represent sets. First one is roster form. Second one is set builder form. In general means basically there are two ways to represent sets. क्या क्या है? पहला है रोस्टर फॉर्म, सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, कोई डाउट नहीं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, अभी में हम लोग समझेंगे। राइट इट डाउन। ओके, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? तो इट इज वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट द सेट। ओके, सो इन दिस मेथड
all the elements of the sets listed separately with the braces and separated by commas. मीन्स जो मैंने आप लोग को बताया था, क्या सेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो तरह का से, एक पहला है रोस्टर फॉर्म और सेकंड वन है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म उसको बोलेंगे जो पहले आप लोग को बताया कि सेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आप लोग को बताया था सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्रेसेस होना चाहिए। ब्रेसेस मींस एक कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए लाइक दिस, एक ब्रेसेस होना चाहिए। इसके अंदर एलिमेंट रहेगा, एलिमेंट सेपरेटेड, एलिमेंट किस एलिमेंट को सेपरेट किया जाएगा कॉमा से। मान लेते हैं ए बी सी। और एक चीज दिमाग में रखिए, यहां पर सेम नहीं होना चाहिए। अगर ए है तो रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। ए दो बार नहीं हो सकता, बी दो बार नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। ये नियम है, समझ गए? सेट्स को रिप्रेजेंट करने का नियम है, कोई चीज रिपीट नहीं हो सकता। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट को रखा जाता है और एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। सो इट इज द नोन रोस्टर फॉर्म। ओके, in this method, in this all the elements all the elements of the sets of the sets listed separately within the braces and separated by रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? इन रोस्टर फॉर्म वी विल गेट द ब्रेसेस मीन्स curly bracket inside the curly bracket we will put the elements and we will separate it by comma। रोस्टर फॉर्म में हम लोग ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट को रखेंगे, एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, उसी को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं सेट ए इज इक्वल टू, दिस इज द ब्रेसेस, राइट डाउन एनीथिंग 1 2 3। रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं होना चाहिए। सेम चीज बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ये सेट्स का नियम। ओके, सो टेक इट एज अ स्क्रीनशॉट। वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।
And there is one more point which is very important in roster form. We have to keep in mind. Okay, there is one point in roster form. When we will represent the roster form of set, we have to keep in one. Okay, we have to keep in mind. Okay, what रोस्टर फॉर्म में एक चीज ध्यान देने की बात है कि क्या बोलता हूं, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स मींस एलिमेंट्स को हम उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है। सपोज मेरे पास कोई सेट्स है ए इज इक्वल टू ए बी सी, तो ये ऑर्डर जरूरी नहीं है, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं। ए को मैं यहाँ सी रहेगा, यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन रोस्टर फॉर्म। ओके, वी हैव टू राइट इट इन योर कॉपी। ऑर्डर इज order is not important. Order is not important while listing an element in the roster form of sets. Order is not important. Okay, I have given you one example. See one more example. B is equal to 1, 2, 5. We can write is 5 or 2, 1. Okay, we can write it B is equal to curly bracket 1 to 5. Similarly, we can write it as 5 to 1. Okay, बी सेट्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। ओके, ऑर्डर इज नॉट, ऑर्डर का क्या बोलते हैं, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर वन फर्स्ट पोजीशन में है तो हो सकता है, अगर और टू सेकंड पोजीशन में, फाइव थर्ड पोजीशन में, तो मैं इसको 5 को फर्स्ट पोजीशन में लिख सकता हूं, इसको मैं थर्ड पोजीशन में लिख सकता हूं, इसको मैं सेकंड पोजीशन में लिख सकता हूं। सो ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, we have to keep in mind in roster form order is not important while listing all the elements of sets. Okay, now we will discuss the second way of representing set. I told you, I have explained you there are two ways to represent sets. First one is
रोस्टर फॉर्म, सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने रोस्टर फॉर्म आपको बता दिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने एग्जांपल आपको देख के समझाया। अब हम लोग सेकेंड वे देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इट इज द वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट से। सो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में, वो हम लोग देखेंगे। क्या है ये? सेट्स को सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। सो वी विल स्टडी सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड वन इज सेट बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? इन दिस form of representing the sets, all the elements of sets passes a single common property which is not passed by any other elements outside the sets. What is it saying? In this form all the elements of sets का all सारे elements passes a single common property, means sets का जितना भी एलिमेंट है we will represent it with single words, जिससे पता चलेगा कि ये चीज हमको इंडिकेट कर रहा है। मीन्स एक वर्ड से हम सेट्स को इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे ताकि कि सॉरी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स पासेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। एक वर्ड से मुझे कॉमन प्रॉपर्टी पता चल जाना चाहिए सेट्स का। सो इट इज द वन ऑफ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट। किस प्रकार से? कुछ ऐसा वर्ड मैं लूंगा, चाहे अल्फाबेट, वी विल टेक अल्फाबेट। इन दिस मेथड वी विल टेक एक ऐसा अल्फाबेट लूंगा जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या बोलता हूं, एक सिंगल वर्ड से हम उसका जो भी प्रॉपर्टी है रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल वर्ड से। समझ गए? सिंगल वर्ड से हमको पूरा कॉमन प्रॉपर्टी पता चल जाना चाहिए सेट्स को, तो उसी को बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। मीन्स सिर्फ एक वर्ड से पूरा सेट्स को हमको डिफाइन करना है। किसमें? वेल डिफाइंड में। सो इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स passes a single common property. All the elements जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट होगा उसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे? एक वर्ड से। इंग्लिश अल्फाबेट का वर्ड से पूरा पता चल जाना चाहिए हम सेट्स क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स क्या होगा, उसका एलिमेंट क्या होगा। So keep it in your mind. We will represent the set in set builder form with such that we have to take one word of English alphabet as a small letter. Suppose I am taking X, Y. So उसको लेने के बाद उससे हम सेट्स को डिफाइन करेंगे। उसी से पता चल जाना चाहिए कि उससे हमको पता चल जाना चाहिए कि क्या उसका एलिमेंट क्या होगा। एक वर्ड से हम पूरे सेट्स को डिफाइन करेंगे कि उसका एलिमेंट क्या होने जा रहा है सेट्स का। सो वही बता रहा है, वही बुक में लिखा हुआ, वही नोट्स में लिखा हुआ है। इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स का जितना भी एलिमेंट्स है पासेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। सिर्फ उसका एलिमेंट्स जितना भी है तो उसको हम एक कॉमन प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टी, कुछ एक वर्ड लेंगे और उससे सारा चीज उस पर वेल डिफाइंड होना चाहिए, सारा एलिमेंट उसमें पता चल जाना चाहिए सिर्फ एक वर्ड से। विच इज नॉट पासेस
by any other elements outside the set. So write it in your copy. In this form, all the elements in this form, all the elements of sets passes a single common property which is not passes by not passes by any other elements outside these sets. मुझे लग रहा है ये चीज आप लोग को समझ में नहीं आया होगा अच्छा से, तो मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, कैसे मैं तो आप लोग तो जान रहे हैं कि ये इट इज द वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट सेट्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म होने में क्या होता है मैं जान रहा हूं, ये बात आप लोग को अच्छी से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। मैं एक सेट लिखता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में, नहीं रोस्टर फॉर्म में, उसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। ओके, सो टेक इट अ स्क्रीनशॉट, आई विल गिव यू एग्जांपल, थ्रू एग्जांपल यू विल गेट मोर क्लैरिटी। ओके, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेंगे, एक उदाहरण लेंगे रोस्टर फॉर्म में और उसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल लेते हैं। A इज इक्वल टू AEIOU। हम लोग बता सकते हैं किस फॉर्म में है ये, सेट्स का रोस्टर फॉर्म में। तो इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो जानते हैं। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ये तो रहेगा A इज इक्वल टू, इसमें भी रहेगा ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लोग एक ऐसा अल्फाबेट लेंगे और उसी से हम पूरा जो ये है इस पूरा प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करेंगे। मैं आप लोग को बताया, सिर्फ एक ऐसा वर्ड लेंगे और वैसा वर्ड नहीं, मीन्स इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल लेटर का एक ऐसा वर्ड लेंगे, उसी से जो एलिमेंट इसमें है रोस्टर फॉर्म में जितना भी एलिमेंट है उसको उस स्मॉल लेटर से पूरा को हम डिफाइन करेंगे, पूरा वेल डिफाइन कर देंगे उसी से। सो लेते हैं हम इंग्लिश अल्फाबेट का मान लेते हैं और यहां हम लोग लेंगे सेमीकोलन। ओके,
अब ये पूरा जो क्या बोलते हैं ये एलिमेंट है, उसको हम पूरा एक कॉमन प्रॉपर्टी से डिफाइन कर देंगे। सो ये क्या है, ये क्या है, व्हाट आर दीज आर द वोवेल्स। सो मैंने ये सारे एलिमेंट को किससे डिफाइन कर दिया, एक सिंगल एक सिंगल वर्ड से। एक्स, एक्स क्या है, एक्स यहां पर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट से इन रजिस्टर फॉर्म, दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेट से इन रोस्टर फॉर्म। उसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म को चेंज करने के लिए एक हम स्मॉल लेटर लेंगे एक्स, और उसी से जो एलिमेंट्स है रोस्टर फॉर्म में, उसी से हम उस क्या बोलते हैं ये उसको हम वेल डिफाइन करेंगे सिर्फ। तो एलिमेंट्स ये सब क्या है, एक कॉमन वर्ड लेंगे, ये सब क्या है वोवेल्स है। सो वी विल राइट एक्स इज अ, ये वर्ड है, एक सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड से ये एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पूरा कॉमन बताएगा, एक्स इज द वोवेल, एक्स इज द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये सब क्या है, ए ई आई ओ यू। देखो मेरे पास 5 एलिमेंट्स था, तो 5 एलिमेंट्स को हम एक सिंगल वर्ड से रिप्रेजेंट कर दिए, क्या, एक्स। एक्स क्या है, एक्स इज द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये है कि नहीं, तो देखा सिर्फ ये रोस्टर फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह था। ओके, मैं आशा करता हूं आप लोगों को यहां से समझ में आया। फिर से मैं बता रहा हूं, रोस्टर फॉर्म मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू एक ब्रेसेस है या करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को सेपरेट किया गया है कॉमा से। ये है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलता है, हम लोग इसमें भी रहेगा ब्रेसेस, इसमें भी रहेगा करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक ऐसा वर्ड लेंगे स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और उसी से जो रोस्टर फॉर्म का एलिमेंट्स है उसी को हम वेल डिफाइंड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो मैंने इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आई हैव टेकन एक्स। और एक्स क्या है, एक्स ये सब एलिमेंट्स, एक्स इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, सेट ए में, मेरा क्वेश्चन है सेट ए में जो एलिमेंट्स है इस सब में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी है वही चीज में हम लोग इसमें लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सो दीज आर द वोवेल, ये कॉमन प्रॉपर्टी है ना, इसलिए एक्स इज द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये सारे एलिमेंट को हम एक वर्ड से रिप्रेजेंट कर दिए, क्या, वोवेल। यही है सेट बिल्डर फॉर्म, और कुछ नहीं है। मैं आशा करता हूं आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूं, मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग का समर वैकेशन है। समर वैकेशन में क्या बोलता हूं, होमवर्क इसे भी मिला होगा, तो सब कुछ कीजिए, उधर भी पढ़िए, इसको भी देखिए। लेकिन मैं आशा करता हूं जो मैंने बताया आप इसका नोट्स बनाइए पूरा अच्छी तरह से। मैंने आप लोग को टाइम भी दिया था स्क्रीनशॉट लेने का, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये उदाहरण है, उदाहरण से समझने में बहुत अच्छा लगेगा। उदाहरण रहेगा आपके पास और डिफिनेशन रहेगा, तो आप डिफिनेशन पढ़ने के बाद नहीं समझ में आ रहा तो आप एग्जाम्पल देखिएगा तो फट के समझ में आ जाएगा। तो ये सारे चीज आपको नोट्स में लिखना है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। मेरा नियम है क्लास के साथ नहीं लिखिए, ये बहुत बेहतर होगा। जब क्लास खत्म हो जाए आप वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हैं, समझ गए। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए क्लास को मैं बंद करना जा रहा हूं, क्योंकि अब ढेर ज्यादा रात तक क्लास भी लेना। मैं आज अभी कितना टाइम हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं, वेट।
अभी 9:20 हो रहा है। 9:20 के मुझे अब क्लास 10 का भी क्लास लेना है, सो मैं क्लास को ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ। सो योर होमवर्क इज टू कंप्लीट एक्सरसाइज विथ so your homework is to complete exercise 1.1 of NCERT. ओके, दोज हु आर इन क्लास 11th, आप लोग का होमवर्क है एनसीईआरटी का चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों को बना के आना है। आप लोग बना के आइएगा, मैंने जितना बताया उसी के अंदर 1.1 सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाइए, चाहे आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन उठाइए, जो जो टॉपिक हो गया है और जो उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है उसको बना लीजिए। एनसीईआरटी का भी बना लीजिए, आरएस अग्रवाल का बना लीजिए, आर डी शर्मा का बना लीजिए, आपकी इच्छा, आप जितना कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। फर्स्ट वी हैव टू फोकस इन एनसीईआरटी। ओके, एक चीज दिमाग में रखिए, एनसीईआरटी के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। एनसीईआरटी के बाहर कोई टॉपिक नहीं आता, जो टॉपिक एनसीईआरटी में रहता है वही टॉपिक हर बुक में। आरएस अग्रवाल क्या है, उसमें एक्सरसाइज ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन जो एनसीईआरटी में जो टॉपिक है वही टॉपिक को एलोबरेट करके समझाया है। वो आरएस अग्रवाल हो गया, आर डी शर्मा हो गया। अब दुनिया का कितना, क्या बोलता हूँ, इंडिया का जितना भी कंपटीशन एग्जाम होता है ना, कितना भी, चाहे यहां तक कि जो वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है आईआईटी, उसमें भी एनसीईआरटी का ही सिलेबस रहता है। 9, 10, 11 और 12 एनसीईआरटी का सिलेबस रहता है। सो फर्स्ट वी हैव टू फोकस इन एनसीईआरटी। हाँ, पहले एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। एनसीईआरटी बनने के बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो आप आरएस अग्रवाल बनाइए, आर डी शर्मा बनाइए। तो आज का क्लास यहीं तक रहता है। मैं आप लोग को बता दिया कि आपको ट्राई करके आना है, होमवर्क बनाना है। क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 मैंने जहां तक याद सेकेंड लेक्चर है, तो विद द हेल्प ऑफ लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 यू आर एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11। ओके, so thank you very much, keep it up, be active, be regular, I am with you, don't worry, I am always with you. Thank you very much.